हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साझेदारी संलेख को लेकर बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साझेदारी एक परिचय के रूप में हम लोगों ने साझेदारी का अर्थ, उसकी विशेषताओं को देखा। आज की इस वीडियो में समझते हैं साझेदारी संलेख। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है, यानी साझेदारों के मध्य हुआ व्यापारिक समझौते को ही हम साझेदारी कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था साझेदारी की विशेषताओं में कि इस समझौते को लिखित या मौखिक कैसे भी आपके कौन सा पार्टनर्स कर सकते हैं, यानी साझेदारों के लिए ये कोई अनिवार्य नहीं है कि समझौता वो लिखित तौर पर तैयार करे या मौखिक तौर पर तैयार करे। कानून में इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, पर व्यापारिक समझौते को लिखित में होना चाहिए, ऐसी एक एडवाइस, ऐसा एक आपके मशवरा साझेदारी संलेख में दिया है, ताकि भविष्य में साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद ना हो। तो साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारों के मध्य जो समझौता हुआ है, यदि उसको लिखित तौर पर तैयार किया जाए, जिस पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर हो और उस पर आवश्यक स्टाम्प शुल्क भी आपके लगा हुआ हो, तो ऐसा प्रपत्र ही साझेदारी संलेख कहलाता है। तो सबसे पहले समझते हैं साझेदारी संलेख का अर्थ क्या है। साझेदारी संलेख का अर्थ में देखें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि साझेदारी स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना चाहिए, अतः ऐसे नियम और शर्त तय होनी चाहिए जिन पर सभी साझेदार सहमत हों। ये नियम और शर्त मौखिक अथवा लिखित हो सकती हैं। कानून के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि ये नियम अथवा शर्तें लिखित में हों, किंतु भविष्य में झगड़ों से बचने के लिए जहां तक संभव हो इनको लिख लिया जाना चाहिए। इस लिखित पत्र को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं और इसे ही साझेदारी के अंतर नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो साझेदारी संलेख वो प्रपत्र है जिसमें साझेदारों के द्वारा किए गए समस्त समझौते, साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के कर्तव्य या उनके जो दायित्व हैं, उन सब का आपके उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। और ये एक प्रपत्र है जिसपे आवश्यक स्टाम्प शुल्क लगा हुआ होता है। सभी साझेदारों के इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस आपके कौन सा प्रलेख को साझेदारी संलेख में आपके साझेदारी अधिनियम के अनुसार भी पंजीकृत करवाया जा सकता है। तो ऐसा प्रलेख फिर एक कानूनन प्रलेख बन जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। निकट भविष्य में जब भी कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उस केस में इस संलेख के आधार पर ही फर्म निर्णय करेगी। तो साझेदारी संलेख के बारे में अपन और समझते हैं कि साझेदारी संलेख में किस प्रकार की विशेष सामग्री या कौन कौन से बिंदु इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने चाहिए। सबसे पहले देखो साझेदारी संलेख के अंदर क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ आपके कौन सा कंटेंट आपको दे रखे हैं कि इन बातों का साझेदारी संलेख के अंदर समावेश होना चाहिए। इसमें सबसे पहले दे रखा है फर्म का नाम व पता, यानी साझेदारों ने जो फर्म बनाई है उसका क्या नाम है, उसका क्या पता है, उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। इसके साथ साथ साझेदारों के नाम व पते, यानी जो फर्म के अंदर साझेदार है उसका क्या नाम है, उसका क्या पता है, जो स्थायी पता उसका है, उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। साझेदारी फर्म को जो व्यवसाय करना चाहती है उस व्यवसाय की प्रकृति का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में करना चाहिए। मान लो आपने कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया है, जूते का व्यापार प्रारंभ किया है, ऑर्नामेंट्स का किया है, यानी व्यापार का जो स्वरूप है या जो जिस प्रकृति का व्यवसाय है उस व्यवसाय का भी उल्लेख इसके अंतर्गत होना चाहिए। जिस उद्देश्य निमित्त आपने ये फर्म का निर्माण किया है उस उद्देश्य का भी इसके अंदर उल्लेख होना चाहिए। अब इसके बाद आता है साझेदारों की पूंजी, कि साझेदारों ने कितने कितने रुपए फर्म में विनियोजित कर रहे हैं,
उस आपकी विनियोजित पूंजी का भी उल्लेख साझेदारी संलेख के अंदर होना चाहिए। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है कि नहीं है? एकाकी व्यापार में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं था, पर साझेदारी फर्म में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान इसलिए होता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि फर्म के अंदर सभी साझेदार पूंजी का निवेश करें। हो सकता है कि कुछ फर्म में पार्टनर्स आपके ऐसे हैं जिनको पूंजी के कारण से ही साझेदार बनाए, कुछ हो सकता है कि साझेदार ऐसे हैं जिनको किसी विशिष्ट कार्य कुशलता के कारण से ही फर्म में साझेदार बनाया, तो वो अपनी कार्य कुशलता यानी कार्य के लिए ही फर्म के अंतर्गत शामिल हुए हैं, तो वो पूंजी निवेश नहीं करेंगे। तो जिन्होंने पूंजी का निवेश किया है उन पर उनको आपके एक न्यूनतम दर से पूंजी पर ब्याज का प्रावधान आपके होता है। अगर ये पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है तो उस दर का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। इसी प्रकार से साझेदारी फर्म में आहरण की सीमा का निर्धारण होना चाहिए। साझेदार जब इच्छा हो फर्म से पैसा निकाल के ले जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए आहरण की आपकी एक सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है कि इतने रुपए आहरण से अधिक आप आहरण नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि व्यापार की जो कार्यशील पूंजी है वो व्यापार से ज्यादा बाहर न चली जाए। इसलिए सभी साझेदार सहमति से एक सीमा का निर्धारण कर लेते हैं और इस आहरण पर भी ब्याज का प्रावधान किया जाता है ताकि साझेदार आवश्यकता होने पर ही आपकी आहरण की राशि फर्म से निकाले, अन्यथा बिना वजह व्यापार से आहरण की राशि न निकाले। इसलिए आहरण पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है और उस दर का भी उल्लेख साझेदारी संलेख के अंदर होना चाहिए। अब इसी प्रकार से इसके बाद आता है कि लाभ हानि विभाजन अनुपात, यानी पार्टनर्स अपना जो लाभ हानि है वो किस अनुपात में बांटेंगे उसका उल्लेख भी यह होना चाहिए। कल विशेषताओं को पढ़ते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि साझेदारी के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ साथ लाभ का विभाजन सभी पार्टनर्स के बीच में होना अनिवार्य होता है। अगर लाभ का विभाजन आप नहीं करेंगे तो ये साझेदारी फर्म नहीं हो सकती। इसलिए लाभ विभाजन अनुपात साझेदारों की जो सहमति से निर्धारित हुआ है उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। इसी में जो नेक्स्ट आपको विशेषता दे रखी है वो है साझेदारों के वेतन को लेकर है। यानी जैसा कि मैंने कहा कि कुछ साझेदार हो सकता है कि फर्म में अपनी कार्यकुशलता के कारण से ही, अपने पेशेवर प्रवृत्ति के कारण से ही व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल किए गए हैं, तो उन्हें अपने कार्य के बदले एक निर्धारित आपके कौन सा रकम से उनको वेतन का प्रावधान होता है। तो यदि साझेदारों को, कार्यशील साझेदारों को वेतन दिया जा रहा है तो उस वेतन का भी उल्लेख यहां पर होना चाहिए, प्रतिमाह, वार्षिक, जैसा भी निर्धारित हुआ है। इसके साथ साथ फर्म की ख्याति का मूल्यांकन और मूल्यांकन विधि, आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि फर्म के अंदर ख्याति का मूल्यांकन कब होता है, उसकी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें फर्म की ख्याति का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन की क्या क्या आपके कौन सा विधि है, उस विधि का भी आपके इसके अंदर कौन सा उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद आता है कि आपके फर्म के हिसाब किताब की कौन सा अवधि, यानी फर्म की जो आपकी लेखांकन अवधि है वो आपके जो कि हिसाब किताब, लाभ हानि ज्ञात कब किया जाए, महीने में किया जाए, क्वार्टरली की जाए, अर्धवार्षिक किया जाए, वार्षिक किया जाए, इसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत होना चाहिए। यानी आप कौन सा साल के एंड में हिसाब किताब यानी वर्ष के अंत में उसका निर्धारण करेंगे, 6 महीने में करेंगे, ये भी आप कौन सा डिसाइड करके साझेदारी संलेख में उल्लेख करेंगे। इसके बाद आता है कि फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग तथा लेखा पुस्तकें तथा अन्य आपके परिपत्रों की सुरक्षा। यानी आप हिसाब किताब लिखने का ढंग का मतलब है कि लेखांकन विधि, कौन सी विधि को काम में लेंगे, दोहरा लेखा विधि को काम में लेंगे, भारतीय महाजनी पद्धति को काम में लेंगे, इक्रह लेखा विधि को काम में लेंगे। ये विधियां हमने 11th के अंदर पढ़ी है। तो उस लेखांकन विधि का लिखने के तरीके का आपको यहाँ पर मेंशन करना है और जिन लेखा पुस्तकों में इनको लिखा जा रहा है उनके आपके कौन सा रखरखाव और उनकी सुरक्षा के संदर्भ में भी अगर कुछ बातें निर्धारित हुई हैं तो उसका उल्लेख साझेदारी संलेख के अंदर होना चाहिए। लेखा परीक्षण का मतलब है ऑडिटिंग से है,
यानी आपकी लेखा पुस्तकों का समय समय पर आपको अंकेक्षण करवाना पड़ेगा, लेखे का परीक्षण करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो वो ऑडिट कब कब होनी है, किसके द्वारा होनी है, उसका भी उल्लेख यहां पर किया जाना चाहिए। साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, यानी आपकी जो साझेदारी का समझौता आपने किया है, ये साझेदारी कौन सी तिथि से आपने प्रारंभ करी है, उस तिथि का भी उल्लेख यहां पर होना चाहिए। साझेदारी की अवधि, कभी कभी साझेदारी फर्म का निर्माण निर्धारित अवधि के लिए होता है, तो ऐसी दशा में उस अवधि का उल्लेख यहां पर किया जाना चाहिए कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितनी अवधि के लिए आपने साझेदारी करी है, उसका भी उल्लेख इसमें किया जाना चाहिए। गार्नर बनाम मुर्रे नियम जो है, उसका उपयोग फर्म करेगी कि नहीं करेगी, उसका उल्लेख यहां पर होना चाहिए। ये नियम क्या है, आने वाले चैप्टर्स में अपन काफी विस्तार से पढ़ेंगे कि ये एक आपका विवाद उत्पन्न हुआ था किसी फर्म के आपके कौन सा कैपिटल को लेकर, और उसका निर्णय जो दिया गया उसको इसी नाम से जानते हैं, गार्नर बनाम मुर्रे नियम। तो ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी उल्लेख आपको साझेदारी फर्म के अंदर करना है। अब बात आती है कि साझेदारी फर्म से अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में उसके हिसाब का लेखा जोखा कैसे होगा, उसका हिसाब कैसे आपके कैलकुलेट किया जाएगा, किन किन चीजों का उसमें समावेश होगा, उस संदर्भ में क्या प्रक्रिया हम अपनाएंगे, उस सब चीज का वर्णन भी इसके अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। कभी अगर फर्म में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है साझेदारों के मध्य, तो उस विवाद का निपटारा आप कहां करेंगे, कैसे करेंगे, उसको लेकर भी आप अभी यहां पर डिसाइड करके साझेदारी संलेख में उसका समावेश किया जाना चाहिए कि पंच फैसलों के द्वारा करना है, लोकल कोर्ट में करना है, स्टेट कोर्ट में करना है, जैसा भी आपने निपटारे का प्रक्रिया निर्धारित करी है वो भी आप यहां पर उल्लेखित करेंगे, ताकि इसको लेकर भी विवाद उत्पन्न ना हो। अब इसी की विशेषताओं के बाद अब अपन ये समझते हैं कि साझेदारी संलेख का महत्व क्या है, क्यों बनाई जानी चाहिए साझेदारी संलेख। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि कानून, यद्यपि कानून के अनुसार साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, परंतु प्रत्येक फर्म को निम्न कारणों से इसे अवश्य ही बनाया जाना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं जो इंपोर्टेंट, जिसके कारण से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। पहला दे रखा है, साझेदारी संलेख प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों का स्पष्ट करता है, इसलिए कोई भी साझेदार भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना करे, इसलिए उसके अधिकारों का, कर्तव्य और दायित्वों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है, और इसी से समस्त विवादों का निपटारा क्या हो जाता है, आपका निपटान हो जाता है। दूसरी आपकी इसमें है कि यह साझेदारों में गलतफहमी दूर करने में सहायक है, क्योंकि साझेदारों से संबंधित सभी शर्तों इसमें पहले से ही क्या कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं, तो विवाद उत्पन्न होने के कोई चांस नहीं होते हैं। साझेदारों में कोई मतभेद होने पर साझेदारी संलेख की सहायता से उसका निपटारा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इस कारण से साझेदारी संलेख का महत्व है। अतः एक लिखित साझेदारी संलेख का होना बहुत ही आवश्यक है। ये वर्ड याद रखें, आवश्यक, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है, ताकि विवाद उत्पन्न ना हो, जिस पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर हों, जैसे अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करा लिया गया हो, यानी उस पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी भी होनी चाहिए, उसे ही अपन साझेदारी संलेख मानेंगे, और वही एक कानूनन प्रलेख आपके कौन सा होगा। अब इसी के अंदर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है साझेदारी संलेख के संदर्भ में, कि किसी भी प्रकार से अगर साझेदारी संलेख में आपके कोई प्रावधान लागू ना हो, या किसी फर्म ने साझेदारी संलेख का निर्माण न किया हो, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा किस प्रकार से होगा। यदि साझेदारों में कोई साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, अथवा मौखिक समझौता भी नहीं किया है, या साझेदारी संलेख में कोई विशेष बात आपके कौन सा नहीं दी हुई है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियम लागू होते हैं, और उनमें से जो निम्न महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पर आपके व्यक्त करे हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है लाभ हानि का विभाजन सभी साझेदारों के बीच में, सभी दशा में, यानी
आपके बराबर बराबर आपके किया जाएगा, चाहे किसी ने पैसा लगाया हो चाहे नहीं लगाया हो, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। किसी सी परिस्थिति में सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा और किसी भी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, न ही उससे आहरण पर ब्याज चार्ज करेंगे, न ही किसी साझेदारों को उसके कार्य के बदले वेतन और कमीशन दिया जाएगा। ये सब प्रावधान आपके मना कर दिए गए हैं। साझेदारों द्वारा अगर फर्म को दिए गए ऋण पर अगर साझेदार ने पूंजी के अलावा फर्म को ऋण प्रदान किया है तो उस ऋण पर उसे अधिकतम 6% वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान है। किस पर? अगर साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस ऋण पर, न कि पूंजी पर, ऋण पर अधिकतम 6% वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान किया गया है। सभी साझेदारों को फर्म में आपके कारोबार में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार साझेदार फर्म की पुस्तकें अगर देखना चाहे, उसकी प्रतिलिपि लेना चाहे तो उसके लिए उसको कौन सा कोई मना नहीं कर सकता है। तो ये कुछ आपके मुख्य बिंदु हैं जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त ये नियम काम में आएंगे। शॉर्ट नोट्स के रूप में भी इसके लिए क्वेश्चंस बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमको याद रखना है। पर यहां एक बिंदु मैं आपसे कह दूं कि अगर किसी विषय को लेकर सभी साझेदारों में सहमति बनती है तो उस आपके नियम में परिवर्तन हो सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से उपरोक्त में से किसी भी प्रावधान में परिवर्तन किया जा सकता है। कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, अगर मान लो सभी साझेदार ने उस निर्णय को परिवर्तन करने का निर्णय लिया और सबकी सहमति बन गई तो उस केस में ये नियम में परिवर्तन हो सकता है। तो इस बात का भी अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ा कि साझेदारी संलेख क्या होती है, उसकी विषय सामग्री क्या होती है और उसके अभाव में आपके कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। यही थ्योरी के दो आपके टॉपिक्स थे जिसको लेकर अपन ने ये दो वीडियो प्रिपेयर करी है। अब जो आने वाली जो वीडियो है आपकी कौन सा नेक्स्ट, उसके अंदर अपन कौन सा साझेदारी में लेखांकन प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से आपके कौन सा अकाउंटिंग की जाती है साझेदारी फर्म में, इसको लेकर बात करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता, ये हमारे लिए नया खाता है, ये क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और लाभ हानि नियोजन खाते से संबंधित जनरल प्रविष्टियां कौन कौन सी हैं, इसका भी हम लोग कौन सा उल्लेख करेंगे। थैंक यू।